था कि वो हमें प्रो कबड्डी में देखने को नहीं मिल रहे। तो फाइनली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एंड आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से सब कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये टॉपिक मैं कवर करना चाहता था काफ़ी टाइम से, और मतलब बीच में ऐसा भी था कि मैं सोच रहा था कि मैं बाद में डालूं, लेकिन इतने कमेंट्स आ रहे थे कि चाहे, तो फाइनली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में इस वीडियो को मैं मेंबर्स ओनली वीडियो कर दूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह लगता है, लेकिन ये वीडियो में पहले अच्छी तरीके से बात करते हैं। वर्ड का वेट करें जिस वर्ड का नाम है डोपिंग। अब ये डोपिंग क्या होता है, किस प्रकार से प्लेयर्स के इसको मतलब इस कारण से प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं, और ये अभी का बात नहीं है, ये सीजन्स मतलब बहुत सालों से चलते आ रहा है। और कबड्डी एक लौता स्पोर्ट नहीं है, चाहे आप कोई और स्पोर्ट देख लो, वॉलीबॉल देख लो, कोई और स्पोर्ट देख लो, एथलेटिक्स में भी प्लेयर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट में यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डोपिंग के बारे में। इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो नाडा, सबसे पहले मैं आपको नाडा के बारे में बताना चाहूँगा। नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से इसका क्या पर्यायवाची है, इसको समझते हैं। तो डोपिंग का जो अर्थ है एक तरीके से ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिससे आपका कम टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस सामने आ जाए। ये एक्चुअल डेफिनेशन आप मतलब जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैंने पवन सहरावत का एक पॉडकास्ट देखा था, ये मैंने हर एंगल से देखा है। हर कोचेस का अपना अपना राय होता है, कोई खिलाड़ी को डोपिंग के कारण बैन कर दिया जाता है। तो इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं ना, आपका बहुत ही कम समय में इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है, जो एक तरीके से आपके बॉडी को ताकत भी ज़्यादा मिल जाता है। तो ये एक्चुअल डोपिंग का अर्थ होता है। तो नाडा जितने प्लेयर्स को बैन करती है ना, कुछ आर्टिकल के अंडर डालती है, यानी मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, हमने कोर्ट वगैरह में भी देखा, अलग अलग आर्टिकल के थ्रू मतलब होता है, मतलब ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं आर्टिकल 2.1 के बारे में। तो इसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसा खिलाड़ी जिसके प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लेयर जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ऐसा कुछ अगर आप कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का यूज़ करते हो अपने बॉडी में जिससे आपका ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो आर्टिकल 2.1 के अंतर्गत आता है। उसके बाद आर्टिकल 2.2 है, इसका मतलब ये कि यूज़ और अटेम्प्टेड यूज़ बाय अ प्लेयर ऑफ अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस विच आर अ प्रोहिबिटेड मेथड अंडर एनी सैंक्शंस ऑफ द गेम। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा जो प्रोडक्ट है, ऐसा जो भी मेडिसिन आप प्लेयर्स ले रहे हैं उसका बार बार यूज़ कर रहे हैं एंड जिस कारण से उनका बहुत कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है। तो आर्टिकल 2.1 एंड 2.2 का लगभग एक ही अर्थ होता है। उसके बाद आर्टिकल 10.14.1 की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्लेयर्स को प्रोहिबिशन होता है, यानी प्लेयर्स को रोका जाता है कि आप कोई भी लोकल टूर्नामेंट या फिर कोई भी बड़ा नेशनल टूर्नामेंट या कोई भी प्रो कबड्डी लीग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ये जो 3 आर्टिकल्स है, तो मैंने उन्हीं प्लेयर्स को कवर किया जो इस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, जिनका नाम नाडा के लिस्ट में आया है। तो नाडा हर सीज़न लिस्ट यहाँ पे निकालती है प्लेयर्स के जो इस चीज़ों में पाए जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे सारे प्लेयर्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं दुर्गेश नीतम के साथ। आखिर दुर्गेश नीतम क्यों बाहर हुए प्रो कबड्डी से, उसको समझते हैं। तो दुर्गेश नीतम की बात करते हैं तो सीज़न 9 में यूपी योद्धाज ने एक एनवाईपी के दौरान इनको साइन किया था एंड ये नॉमिनेटेड एनवाईपी थे। मुझे याद है प्रदीप नरवाल ने इंटरव्यू में कहा था कि इनको हरियाणा में बुलाया गया था। उसके बाद कोच जसवीर सिंह सर के पास, जसवीर सिंह सर मतलब उस ट्रायल्स में कोच का पूरा हिस्सा होता है। यूपी की जो एकेडमी है, बीके कबड्डी एकेडमी, वहाँ पे दुर्गेश नीतम आए थे ट्रायल्स देने के लिए एंड ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने ट्रायल्स में किया। तो इनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट के दौरान यूपी ने एज एनवाईपी साइन किया और सीज़न 9 एंड सीज़न 10 ये 2 सीजन्स के लिए यूपी योद्धाज के पास रिजर्व थे। और सीज़न 9 में इनको कुछ मैचेस में मौका मिला जहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस शो किया एंड इनका रीज़न क्या था कि ये क्यों कबड्डी से अब कुछ सीज़न से दूर रह रहे हैं, इन पे क्यों बैंड यहाँ पे नाडा ने लगाया है। तो अब इनका काम जानते हैं। देखो सीज़न 9 में यूपी योद्धाज में आए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सीज़न 10 ये नहीं खेल पाए क्योंकि सीज़न 9 के बाद ही इन पे पूरा कार्रवाई नाडा ने किया और ऐसा पता चला है कि इनका जो बैन लगा है वो है 28 दिसंबर 2023। तो 28 दिसंबर 2023 में यहाँ पे नाडा को ऐसा पता चला कि दुर्गेश नीतम ने कोई तरह का डोपिंग वगैरह कोई भी ऐसा मेडिसिन अपने बॉडी में इंजेक्ट किया है एंड ये आर्टिकल 2.1 एंड 2.2 के अंतर्गत आता है। एंड नाडा का जो लिस्ट आता है ना बड़ा सा, आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो। अगर आप प्लेयर वाइज सर्च करोगे ना तो आपको नाडा का लिस्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पर इनका नाम सामने आया है। तो दुर्गेश कुमार नीतम को 4 साल का बैन लगा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, और ये 9 जून 2023 से लागू होता है एंड 4 साल तक दुर्गेश नीतम कबड्डी में मतलब कोई भी लोकल टूर्नामेंट तो आप
खेलते ही है, लेकिन कोई भी सीनियर नेशनल्स, कोई भी फेडरेशन कप, कोई भी प्रो कबड्डी आप नहीं खेल सकते हो 4 साल के अंदर। अगर आप दुर्गेश नीतम का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करोगे तो वो रेगुलरली लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, लेकिन वो नेशनल्स एंड प्रो कबड्डी एंड कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं खेल सकते, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी का प्रोहिबिटेड होता है या बैंड होता है, वो AKFI के टूर्नामेंट्स एज वेल एज प्रो कबड्डी AKFI के अंदर आ जाती है एंड IKF, ये 2 टूर्नामेंट्स में जो टूर्नामेंट्स आते हैं इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब दुर्गेश नीतम ने अपने डिफेंस में एक इंटरव्यू हुआ है कुछ दिन पहले, एक पॉडकास्ट मैंने देखा था दुर्गेश नीतम का, मैंने यूट्यूब पे देखा है, आप भी देख सकते हो। तो उन्होंने अपने डिफेंस में क्या कहा है, इनको सबसे पहले डोपिंग के जरिए बाहर किया गया था कि इन्होंने भी ऐसा कुछ किया है। और दुर्गेश नीतम ने ये कहा था कि जब मैंने प्रो कबड्डी सीजन 9 खेला, उसके बाद में जब मैं वापस घर गया तो मेरा नाम डोपिंग लिस्ट में आया गया था, जो नाडा का लिस्ट आता है मेरे पास, क्योंकि नाडा हर प्लेयर को लेटर भेजती है, एक लेटर आता है उसमें खिलाड़ी का डिटेल्स रहता है, उनको लेटर भेजा जाता है कि आपने ऐसा किया है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को ऐसा लगा मेरा कैरियर फिनिश ही हो गया एक तरीके से जब मेरे पे एलिगेशंस लगाए, और अभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं करा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो प्लेयर्स का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दुर्गेश ने ऐसा कहा कि मैंने कोई भी तरह का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है और अब जो भी मानना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, और ये सच बात नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह चलता है, कोई भी स्पोर्ट है उसमें थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स चलता है। दुर्गेश नीतम ने ये कहा कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था यूपी योद्धास के लिए, एंड उस समय मैं नेशनल्स वगैरह तो नहीं खेला, लेकिन लोकल टूर्नामेंट्स युवा कबड्डी सीरीज़ में भी मैंने अच्छा किया। एंड जब प्लेयर अच्छा करता है तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स या फिर कुछ ऐसा होता है जब प्लेयर को नीचे गिराया जाता है, एंड उस कारण से मुझे रोका जा रहा है प्रो कबड्डी या कोई और टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड मैं छत्तीसगढ़ के लिए आगे नहीं खेल पा रहा हूँ। एंड उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल गलत है और मैंने आवाज़ भी उठाया था लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। एंड उन्होंने कहा कि बीच में अभी एक बार फिर टेस्ट हुआ था इसका, डोपिंग टेस्ट वगैरह जो नाडा रेगुलरली कंडक्ट कराती है, एंड 2 टेस्ट होता है, वो 2 पार्ट्स में होता है टेस्ट को, और वहाँ पे वापस दुर्गेश नीतम पॉजिटिव दिखाया गया था उनको, मतलब वापस पॉजिटिव टेस्ट हुए, वो उनका एक रीअपियर होकर वापस री-इवैल्यूएशन होता है ना वैसे, तो दुर्गेश नीतम का वापस री-इवैल्यूएशन हुआ और वहाँ पाया जाता है कि दुर्गेश नीतम वापस पॉजिटिव है, एंड वो डोपिंग टेस्ट में वापस पॉजिटिव कहलाया गया, एंड वो अभी भी प्रो कबड्डी नहीं खेल सकते और उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, उन्होंने अपने तरफ से ये कहा। और नेशनल्स में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते थे, वो प्रो कबड्डी में और नाम कमाना चाहते थे, लेकिन इसके कारण एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, एंड दुर्गेश नीतम के 4 साल का बैन AKFI ने लगा है, यानी 9 जून 2027 तक दुर्गेश नीतम कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। आप नाडा का लिस्ट देख लो, वहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि 9 जून 2023 से ये लागू होता है एंड 2027 तक वो चलेगा, यानी 9 जून 2027 तक दुर्गेश नीतम सीनियर नेशनल्स एंड प्रो कबड्डी एज वेल एज इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं खेल सकते। लोकल टूर्नामेंट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो AKFI के इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, इसमें दुर्गेश नीतम नहीं खेल सकते। उन्होंने अपना सफाई भी जताया, मेरे को लगता है पता नहीं क्या कारण है कि ऐसा किया जा रहा है। प्लेयर्स अगर इतना होता तो प्लेयर सामने आके भी कहते हैं, एंड प्रो कबड्डी की तरफ से मुझे ये कहना है कि अगर कोई खिलाड़ी को आप बाहर कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, एक आर्टिकल आना चाहिए सामने कि हम इस कारण से वो प्लेयर को रोक रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा, वो इस कारण से बाहर है, ताकि और क्लैरिटी हमें मिल सके। तो ये दुर्गेश नीतम का पूरा केस मैंने आपको बता दिया है। छत्तीसगढ़ के प्लेयर थे, यूपी योद्धास के लिए खेलते थे, उनका केस मैंने आपको समझा दिया है, एंड उनका पॉडकास्ट भी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, आप चेक करके सुनिएगा उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही है, तो मैंने वही आपको बताया है। तो दुर्गेश का कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। अब सोनू जगलान के बारे में, अब सोनू जगलान को भी आप जानते होंगे, गुजरात जायंट्स ने इनको बहुत बार रिटेन किया था एंड बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर साबित हुए थे ये, एंड गुजरात जायंट्स ने सीजन 7 में इनको एज MVP लाया था जब कोच मनप्रीत सिंह थे, एंड एक सीज़न ये खेले, उसके बाद सीज़न 8 में ये इंजर्ड हो गए, उसके बाद सीज़न 8 से वो बाहर हो गए, पूरी तरीके से रूल्ड आउट हो गए। सीज़न 9 में वो वापस आए, गुजरात में रिटेन हुए, एंड सीज़न 9 एंड 10 तक वो गुजरात में खेले, एंड एक डिसेंट सी रेडर है, लंबे चौड़े रेडर है, अच्छा खासा रेडिंग कर सकते हैं, पॉइंट्स लास्ट स्कोर करके दे सकते हैं आपको। लेकिन सीज़न 11 में ऑक्शन के बाद, सीज़न 10 के ऑक्शन के बाद वो बाहर हो गए प्रो कबड्डी से, क्योंकि ड्यू टू लेग इंजरी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो प्रो कबड्डी खेल नहीं पा रहे थे। एंड राम मेहर सिंह ने इंटरव्यू में कहा था कि सोनू जगलान पे भी ऐसा ही कुछ अपडेट आया है कि उनको भी बैन कर दिया गया है डोपिंग के जरिए, एंड उन्होंने भी कुछ मेडिसिन वगैरह लिया था, इतना ज़्यादा लेग सर्जरीज वो अंडरगो कर रहे थे, एंड मैंने उनका भी नाम नाडा की लिस्ट में देखा था कि ऐसा कुछ सब्सटेंस अगर आप इंजेक्ट कर लेते हो जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा आ जाए। लेकिन कोच राम मेहर सिंह ने भी यही कहा कि सोनू ने भी कोई तरीके से इंटेंशनली परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं किया या फिर उसका बढ़ावा नहीं किया, लेकिन
उन्होंने कोई भी तरह का एडवांटेज गेन नहीं करना चाहा, लेकिन लेग इंजरी के कारण ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उनको, लेग में लगातार दिक्कतें हो रही थी एंड उनको भी यहाँ पे नाडा ने अपने जो टेस्ट वगैरह हुआ उसमें पॉजिटिव पाए गए। तो ये सोनू जागलान का बात था। तो मैंने तेलुगु टाइटंस में खेलते थे, वो भी बैंड हो गए थे, इनको भी डोपिंग के अंडर गए। तो लिस्ट में नाडा में मैंने बहुत प्लेयर्स का नाम देखा। एक मोहित राठी करके थे, तेलुगु में नए नए आए थे सीज़न जब श्रीनिवास रेड्डी को कोच बनाया गया था सीज़न 10 में, एक NYP साइन हुआ था मोहित राठी करके, अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अगले सीजन में उनको रिटेन नहीं कर पाए, उनको भी इस लिस्ट में डाला गया। एंड मैं अब आपको थोड़ा बता दूं, सोनू जागलान का जो बैन है ना वो 23 अगस्त से स्टार्ट हुआ है एंड वो 4 साल का बैन सोनू जागलान को लगा है। अंकित बेनीवाल को 8 दिसंबर 2022 को बैन स्टार्ट हुआ था एंड वो भी 4 साल का चलेगा। 2.1 2.2 आर्टिकल के दौरान इनको बैन लगा है। मोहित राठी की मैं बात कर चुका हूँ। एक प्लेयर थे रोहित तोमर करके, यूपी योदास में खेलते थे सीजन 8-9 में, अभी एक लोकल टूर्नामेंट खेले है ये, भैंसवाल का कोई एक लोकल टूर्नामेंट होता है, सुनील कुमार भी थे उस टूर्नामेंट में एंड रोहित तोमर को भी 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। बहुत लोग पूछते हैं रोहित तोमर कहाँ गए, रोहित तोमर कहाँ गए, अंकित बेनीवाल कहाँ गए, सोनू जागलान कहाँ गए। तो ये वो प्लेयर थे जिनको नाडा ने बैन किया है क्योंकि ये पाए गए हैं पॉजिटिव, उस टेस्ट में जो कराया गया है रीवैल्यूएशन में भी ये पॉजिटिव पाए गए हैं। तो डेफिनेटली मैंने अपडेट आपको दे दिया है, मतलब कोई इतने कमेंट्स आए थे तो मैंने वीडियो बना दिया। ठीक है, आप बताना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ एक बार गूगल में थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लो इस बारे में। मैंने अपना राय आपको इस वीडियो में दे दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही एंड मैं आपको वापस बता दूँ मोहित ऑल अबाउट दिस न्यूज़ जो मुझे आपको अपडेट करना था, जो बहुत कमेंट्स आ रहे थे एंड आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा एंड आपका क्या कहना है इस बारे में।